फैमिली टाइप का ट्रेडिशनल बिजनेस रहा है। बरसों से हमारे पिताजी, हमारे दादाजी और लगभग मैं कहना चाहूँगा कि 139 सालों से हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। कि ब्रांड का नाम है विलियम हेज़लिट। जैसे पूरी ही इंडस्ट्री आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है। जैसे आपने कहा कि ये बहुत ही रिस्की है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन इसकी रिस्क को कम करने के लिए हमको एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए। देखिए, भारत सरकार के पास में पूरी अपनी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है। हमने जो छोटे छोटे बायर को 30-40 पीस से जहाँ शुरुआत की थी, वो आज की तारीख में हमारे बल्क बायर बन के बैठे हैं। देखिए, हमारे पूर्वज राजपूत थे और पूर्वजों ने ब्राह्मणों से विवाह किया, तो हम लोग क्षत्रिय ब्राह्मण हुए। तो क्षत्रियों में सिंह लगता है, तो आज हमारे सिंह लग रहा है, और ब्राह्मणों में पुरोहित लगता है। हालांकि पुरोहित और राजपुरोहित जैसे राजपुरोहित जो होते हैं वो प्रशासनिक कार्यों में लिप्त होते हैं। नमस्कार, एनजीएन के खास शो शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिनने व्यापार के क्षेत्र में देश दुनिया में अपना नाम बनाया है। वह मुकाम हासिल किया है जो किसी भी इंटरप्रेन्योर के लिए सपना है। एक ब्रांड कैसे बनता है, उसके सामने क्या चुनौती होती है, वह कैसे पार पाता है, वह तमाम सीढ़ियां उनने चढ़ी हैं, उनमें विजय हासिल की है और एक बड़ा ब्रांड बनाया है। हम हिंदुस्तान गारमेंट में हैं। अहमदाबाद वैसे भी किसी दौर में एशिया का मैचेस्टिक कहलाता था। अंग्रेजों के अहमदाबाद से लगाव का खास कारण था यहाँ के टेक्सटाइल का हुनर। दुनिया में अहमदाबाद से बन के कपड़े जाते थे और देश भर के लोग नौकरी के लिए अहमदाबाद आए थे। आज वही अहमदाबाद आधुनिक अहमदाबाद बन गया है। हम हैं हिंदुस्तान गारमेंट के प्रकाश सिंह पुरोहित जी के साथ, जिन्होंने एक लंबा सफ़र तय किया है। प्रकाश जी, आपका ये ब्रांड और उसकी सक्सेस कहानी क्या है? बहुत ही सही आपने कहा, और उसके पहले जो भी अहमदाबाद का परिचय दिया वो भी बहुत सचोट आपने इस के बारे में दर्शकों को बताया। देखिए, टेक्सटाइल जो है वो हमारा एक फैमिली टाइप का ट्रेडिशनल बिजनेस रहा है। बरसों से हमारे पिताजी, हमारे दादाजी और लगभग मैं कहना चाहूँगा कि 139 सालों से हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। एक ऐसा दौर था कि जब हम बिज़नेस को डाइवर्सिफाई कर रहे थे, उसको सेपरेट कर रहे थे, तो उस समय मैंने जो एजुकेशन करके मैंने जब बिज़नेस ज्वाइन किया और मैंने चॉइस गारमेंट को चुना, क्योंकि टेक्सटाइल हमारा विषय था। गारमेंट का मैं ये बात कर रहा हूँ 98-99 के आसपास की, जब न केवल अहमदाबाद मगर पूरे हिंदुस्तान में गारमेंट एक नया सब्जेक्ट था। मुझे याद है उस समय गारमेंट को एक सस्ती कॉमोडिटी के हिसाब से जाना जाता था, और लोग जैसे स्कूल यूनिफॉर्म तो वो रेडीमेड दिला देते थे, और जो मैन्युफैक्चरर थे वो भी ऐसा ही सोचते थे कि इसको गारमेंट को कैसे सस्ते से सस्ता बनाया जाए, क्योंकि चलन था कपड़े को काट कर सिलने का ही चलन था। तो उस समय पूरे मार्केट की एक स्टडी करके एक पूरा मैंने प्रोजेक्ट बनाया, और उस प्रोजेक्ट के तहत कहाँ कहाँ स्पेस है, क्या करने की ज़रूरत है, क्या एक नीड है, वो सारा उसके अंदर मैंने समावेश करके हमारे पिताजी के सामने मैंने वो प्रोजेक्ट रखा। और हम लोग, मैं ये गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि अहमदाबाद का सबसे पहला ब्रांड हम हैं जिन्होंने एमआरपी प्रिंटेड एक ब्रांड लॉन्च किया था। पूरा भारत सरकार का जो तोल नाप विभाग का जो एक गाइडलाइंस होती है, उसके तहत पूरा उसका लेबलिंग और ये सारी चीज़ें हमने लॉन्च की थी, और प्रोडक्ट को कैसे एट्रैक्टिव फॉर्म में, कैसे एक परफेक्ट फिट में, और कैसे उसकी मार्केटिंग करना, उसकी ब्रांड इमेज बनाना, उसके पीछे हमने इतनी स्टडी की कि मुझे याद है मैं खुद
अलग अलग गारमेंट के स्टोर पर, उस समय जो फॉरेन की ब्रांडें यहाँ पर लॉन्च हुई थी, तो उनके स्टोर पर कस्टमर बन के जाता था और सारी स्टडी मैंने की उस चीज़ की उस समय। और एक ऐसी ब्रांड का मैंने सपना देखा कि एक फॉरेन कंसेप्ट में इकोनॉमिकली इंडियन बायर की पहुंच में जो हो, वैसी चीज़ें मैंने लॉन्च करने का उस समय पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, और उस पर काफ़ी हद तक मैं सफल रहा। और ब्रांड की आज भी मैं उसी गुडविल से हम लोग काम कर रहे हैं। आपका ब्रांड का नाम क्या है और आपके प्रोडक्ट की रेंज कितनी बड़ी है? देखिए, मेरी ब्रांड का नाम, क्या क्या बनाते हैं? यस, पहले तो मैं बताऊंगा कि ब्रांड का नाम है विलियम हेज़लिट। विलियम हेज़लिट ये इसलिए मैंने नाम रखा था कि उस दौर में दो दो के नाम के ब्रांड नेम चलन में थे। जैसे मैं दूसरों की ब्रांड के भी इस मीडिया में नाम ले रहा हूँ, जैसे लुई फिलिप, वैन हुसैन, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड, ऐसे दो दो के नाम में थे। तो वो सारा एक मार्केट में चलन देखकर हमने एक ऐसा इंग्लिश नाम चुना कि जिसमें दो नाम भी हो और एक फ़ॉरेन की साइकोलॉजी, क्योंकि लोगों को लगता था कि इंडिया में अभी गारमेंट का जो है वो कंसेप्ट नया है और जो भी है वो बाहर का है। तो एक बाहर के कंसेप्ट से ही अट्रैक्शन होता था कस्टमर्स में। तो हमको वो बहुत ज़रूरी था कि शुरुआत में कस्टमर्स का अट्रैक्शन हम प्राप्त कर सकें। तो मैंने विलियम हेज़लिट मेरे ब्रांड का नाम रखा, और ये यूके के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनके सम्मान में मैंने ये नाम रखा था। और इसको रजिस्ट्रेशन मैंने उस समय कराया, और उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो आज भी लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी अच्छी प्रोडक्ट इंडिया में भी बनती है। अच्छा, आपने पूछा कि प्रोडक्ट लाइन क्या है मेरी। मैंने हालांकि शुरुआत की थी फॉर्मल ट्राउजर्स से, जो अनवॉश्ड होते थे और पीवी और टेरिकॉट और पॉलिस्टर विस्कोस फिलामेंट इस तरीके के कपड़े के मटेरियल से बनते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने बॉटम वेयर के अंदर, जैसे पैंट टेरिकॉट के वो शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद में हमने पैंटों के अंदर कॉटन की रेंज को ऐड किया, आगे चल के हमने जीन्स को ऐड ऑन किया, आगे चल के हमने और भी नए नए कपड़े इम्पोर्टेड लेके बहुत बड़ी रेंज एक बॉटम वेयर के अंदर, मेंस वेयर बॉटम वेयर के अंदर हमने रेंज खड़ी की। फिर जैसे हमको लगा कि और भी हमारे जो मेंसवेयर के जो व्यापारी है वो पूरा एक बास्केट खरीदते हैं, मीन्स जैसे वो शर्ट भी रखते हैं, टी शर्ट्स भी रखते हैं, बरमूडा होता है। तो बाय द टाइम ग्रेजुअली हमने बहुत सारी प्रोडक्टें हमारे ब्रांड के अंदर ऐड की, जिसमें आज हम लोग शर्ट बनाते हैं, टी शर्ट्स है, बरमूडाज है, शॉर्ट्स है, कार्गोज है, शर्ट है, स्कूल यूनिफॉर्म है, कॉर्पोरेट सप्लाई, मीन्स मेंस वेयर का पूरा हम लोग एक सॉल्यूशन करते हैं उसमें। ये गारमेंट सेगमेंट जो है वो बहुत रिक्सी सेगमेंट है, क्योंकि इसमें मशीनी कॉस्ट बहुत है, बहुत जल्दी फैशन चेंज होता है, और ये एक बड़े चैलेंजेज हैं। एक आप इंटरप्रेन्योर के तौर पे देखें तो आप इनको कैसे फेस करते हैं? क्योंकि मशीनरी का जो पार्ट है वो आज भी हमें बाहर से ही लाना होता है। पहला कंडीशन ये है कि वो मशीनरी लाना, फिर उसका वर्कर ढूंढना, ट्रेंड वर्कर ढूंढना, क्योंकि टेक्सटाइल में आज भी 95% जो वर्कर्स हैं वो अनस्किल्ड हैं। बिल्कुल सही है आपकी बात। जैसे पूरी ही इंडस्ट्री आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है। जैसे आपने कहा कि ये बहुत ही रिस्की है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन इसकी रिस्क को कम करने के लिए हमको एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए। और वो स्ट्रेटेजी है कि आपका मार्केट सर्वे, ग्राउंड लेवल पर आप किस तरीके का फीडबैक लेते हैं, कस्टमर में क्या माइंडसेट है, क्या चलने जैसा है, आगे क्या लाइक कर रहे हैं, क्या दौर चल रहा है, यंगस्टर्स की चॉइस क्या है, नीड क्या है, डिमांड क्या है, लोगों में मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी मतलब क्या हो रहा है पर्टिकुलर इन गारमेंट। तो इन सारे डेटा आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको मैं खुद उत्तर मार्केट में जाता हूँ, हमारे जो भी व्यापारी है उनसे मिलता हूँ। अभी जैसे रिसेंटली मैंने इंटरनेशनल एक्सपो में भी पार्टिसिपेट किया था। तो इंटरनेशनल लेवल की नीड क्या है, डोमेस्टिक नीड क्या है, हमारे कस्टमर क्या चाहते हैं, वो क्या बेचना चाहते हैं, कस्टमर आके उनके पास क्या मांगते हैं, तो ये सारा एक जो सर्वे होता है, उस सर्वे के हिसाब से हम लोग आगे की सीज़न के लिए प्लानिंग करके हमारी प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो रिस्क को बिल्कुल निकाल तो नहीं सकते, लेकिन उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जब आपके पास R&D अगर तगड़ी है, आपको एक
इतना आपको अगर पता चल सकता है कि भाई ये चीज़ें इस बेस पर अगर मैं बनाऊंगा तो मेरा मिनिमम डेड स्टॉक रहेगा, तो आप रिस्क को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर हर एक चीज़ का एक अलग से सर्वे टीम होता है, और उनकी रिपोर्टिंग के हिसाब से हम नए सीजन की जो भी प्रोडक्ट आती है उसको लॉन्च करते हैं। और दूसरा, ये रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ऐसी प्रोडक्ट में डील करते हैं कि जो फैशन जल्दी से चेंज नहीं होता। और मेंसवेयर एक ऐसा ही सब्जेक्ट है कि काफ़ी लंबे समय तक बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, तो उसमें रिस्क ज़्यादा नहीं रहता है। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर, जैसे वुमेंस वेयर है तो हर हफ्ते वो फैशन चेंज होती है, लेकिन मेंस वेयर सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, तो उसका भी हमको एक बेनिफिट मिलता है। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं सभी उनको मैसेज दूंगा आपके दर्शकों को कि बिना रिस्क का कोई बिजनेस नहीं है, इसलिए रिस्क और चैलेंज लेना बहुत ज़रूरी है, और उसी में मज़ा है, उसी में बिजनेस करने का आपको मज़ा आएगा। एडवेंचर की आपने बात की, मशीनरी और स्किल्ड लेबर ये एक बड़ा इशू है टेक्सटाइल के लिए। जब मंदी आई तब टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ने सर्वे किया तो जो नंबर्स आए, जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉई हैं वो हजारों में थे, जबकि गुजरात में लाखों के टेक्सटाइल एम्प्लॉय हैं, लेबर मान लीजिए, एम्प्लॉय मान लीजिए, कुछ भी कहिए। वो मशीन पे आज भी हम डिपेंड है किसी दूसरे देशों पे। तो वो चीज़ों को आप टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को कैसे देखते हैं? देखिए, हालांकि बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल की जो मशीनरी प्रोडक्शन वाली कंपनी है वो इंडिया में लॉन्च हो रही है, यहाँ पर उनके सेटअप लगा रही है। फिर भी टेक्नोलॉजी का जहाँ तक बात है, जैसे आप जापान लीजिए, मैं पर्टिकुलर गारमेंट इंडस्ट्री की मशीनरी की बात करूँ तो जापान, कोरिया, चाइना आज लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है गारमेंट इंडस्ट्री की मशीनरियों के लिए, क्योंकि बरसों से वहाँ पर टेक्निकल डेवलपमेंट जो हुआ है वो शायद इंडिया में नहीं हो पाया उस रफ्तार से। तो आज भी जो तकनीक है और एक एडवांस टेक्नोलॉजी है वो उन देशों के पास में ही है। हालांकि उनके सर्विस सेंटर्स और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर इंडिया में हर जगह, हर क्षेत्र में है, इसलिए ज़्यादा वो एक अवेलेबिलिटी की तो प्रॉब्लम रहती नहीं है। अच्छा, दूसरा, जैसे आपने कहा कि स्किल्ड, तो स्किल्ड के लिए, लेबर स्किल्ड के लिए भारत सरकार की भी बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं कि जिनको हम अपना कर हम अपने एम्प्लॉयज़ को उसको ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट भी उनको सहायता मिलती है, और उसी ट्रेनिंग सेंटर जो आपने खोला है उसी लेबर को आप अपने फैक्ट्री में अपॉइंट करके उनका लाभ ले सकते हैं। तो धीरे धीरे ये सारा जो है वो अब ऑर्गेनाइज होते जा रहा है, क्योंकि लोगों में क्वालिटी की मांग बढ़ी है। लोग चाहते हैं कि हमको अच्छा क्वालिटी मिले। और इससे एडवांस मैं आपको कहूँगा कि ऐसा यंगस्टर्स में अभी अभी हमारी आने वाली पीढ़ियों में ऐसी अवेयरनेस आ रही है कि क्वालिटी के साथ साथ एनवायरनमेंट, रिसाइकलिंग, जो एक प्रोसेस होती है कि यान से लेके आप फिनिश प्रोडक्ट तक, जैसे केमिकल, जो हार्मफुल केमिकल है उनका मिनिमाइज कैसे कम उनको किया जा सके, आप नेचुरल डाइज की तरफ कैसे कर सके, रिसाइकलिंग आप प्रोसेस कैसे उसको अडॉप्ट करें। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए इतनी अवेयरनेस इंडिया में भी आ गई है कि धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि बहुत इजी होते जा रहा है। गारमेंट इंडस्ट्री का जो एक पेचीदापन था पहले, जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स थे, अभी वो एक ऑर्गेनाइज ट्रैक पर आ रहा है। मैं ये फील कर रहा हूँ पिछले 5-7 साल के बाद में। हालांकि मार्केट की जो परिस्थितियाँ होती है वो तो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, और वो तो आगे पीछे होती रहती है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी के तहत अगर हम विचार करें तो आगे आने वाला भविष्य भी अच्छा है, और अभी बहुत ही एडवांस डेवलपमेंट हो रहा है गारमेंट इंडस्ट्री में। पॉलिसी लेवल पे यदि हम बात करें तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की जो पॉलिसीज हैं वो ज़्यादातर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज नहीं है। आप बहुत सारे देशों के साथ हमारे बिजनेस नहीं है, और एक्सपोर्ट को जो प्रमोशन मिलना चाहिए वो नहीं हो पाया। बहुत सारे टेक्सटाइल से लोगों से जब हम बात करते हैं, कैट है, तमाम जो दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये गारमेंट सेगमेंट एक इंडस्ट्रीज के तौर पे यूनिक आइडेंटिफाई हो, उसमें पॉलिसी लेवल पे किस तरह के सुधार आप देखते हैं? सब्सिडाइज हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिबेट है। देखिए, भारत सरकार के पास में पूरी अपनी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है,
और हर सरकार उसके लिए हर वक्त कार्य करती रहती है। बहुत सारी पॉलिसियाँ जैसे आज भी ऐसी है, तो उनको अगर हम लोग एडॉप्ट करें तो बेशक उसमें बेनिफिट मिलता है व्यापारियों को। बहुत सारी सब्सिडियाँ भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। हाँ, स्किल डेवलपमेंट की जैसे मैंने बात कही, तो आपको एक सेटअप, ट्रेनिंग सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट पूरी एनवायरनमेंट देती है। वैसे ही जैसे ज़मीन के लिए है या स्टार्टअप के लिए है, लोन के लिए है, नई मशीनरी खरीदने के लिए है। आप अगर, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट के अंदर का पूरा नॉलेज, आप किस तरीके से उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, किस तरीके से किस देशों में आप कर सकते हैं, कहाँ पर ज़्यादा आपको एक 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 पोटेंशियल मिल रहा है, वो सारी गवर्नमेंट की आपको डिटेल मिल जाती है। और गांधीनगर में जो उद्योग भवन है वहाँ पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी गलत फहमियाँ जो एक लोगों में फैली हुई है कि एक्सपोर्ट्स के अंदर इंडिया का ये स्तर है, वैसा नहीं है। आज की तारीख में मैं कहूँगा कि कोरोना के बाद में भारत एक ऐसा देश उभर के आया है कि जहाँ पर हर एक इंडस्ट्री के लिए भारत को सोर्सिंग हब के रूप में माना जाने लगा है। अभी जैसे मैंने बताया कि एक्सपो में, मैंने इंटरनेशनल एक्सपो में जो पार्टिसिपेट किया था दिल्ली में, तो वहाँ पर वर्ल्ड की सभी कंट्री से लोग आए थे और वो बढ़ चढ़ के इंक्वायरियाँ कर रहे थे यहाँ से सोर्सिंग करने के लिए। तो नॉट ओनली इन गारमेंट इंडस्ट्री बट हर एक इंडस्ट्री के लिए ओवरसीज़ बायर बहुत अच्छा इंटरेस्ट बता रहे हैं। उसको एग्जीक्यूशन करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को समझने की ज़रूरत है, कोई भी सरकार में, लेकिन पर्टिकुलर इस सरकार में मैं कहूँगा कि इतनी लिबरल और इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ है कि जिनका हमको लाभ लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि पॉलिसी के हिसाब से आप उस चीज़ का के अंदर कुछ उलझ रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। पॉलिसी का आप बेनिफिट भी ले सकते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जो भी कोई भी मिनिस्ट्री की तरफ से नई पॉलिसियाँ लॉन्च होती है तो बाकायदा उसका एक सेमिनार रखा जाता है, उस पॉलिसी के बारे में बताया जाता है। इंडस्ट्री के सभी लोगों को वहाँ इनवाइट करके अधिकारी उसके बारे में सारा बताते हैं। तो आने वाली जो पीढ़ी है और जो भी इस क्षेत्र में जो कार्यरत है उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वेबसाइट है या ऐसे सेमिनार है या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पूरा प्राप्त करें और फिर आगे बढ़ें। आप कितने देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट में आपका बिजनेस से क्या है? हम लोग यूएसए, यूरोप, साउथ अमेरिका और गल्फ़ में कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे हम लोग साउथ एशिया में जाने का भी सोच रहे हैं। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का पूरा एक स्ट्रेटेजी, वर्क पॉलिसी, वो सारी अलग है। बाकायदा हमने 2 डिवीज़न खोल के रखे हुए, जो एक पूरा जो डिपार्टमेंट है हमारा वो डोमेस्टिक डील करता है और ओवरसीज़ के लिए अलग से पूरा सेटअप है हमारा। तो ओवरसीज़ में आपको वॉल्यूम और बल्क में काम होता है, कस्टमाइज काम होता है। हम लोग दूसरों के जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। लेकिन डोमेस्टिक में जैसे मैंने बताया हमारी ब्रांड को हम मार्केटाइज करते हैं। तो एमबीओज और जितने भी रिटेलर्स हैं वो लोग हमारा ब्रांड हमसे परचेज करके वो बेचते हैं एंड यूज़र को। लेकिन एक्सपोर्ट में कई सारे आयाम हैं। जैसे एक्सपोर्टर्स, अब जो इंपोर्टर होता है वो उनके ब्रांड से भी बना के लेते हैं, कुछ रेडी स्टॉक में भी डील करते हैं, कुछ कस्टमाइज कराते हैं, कुछ जैसे वर्कवेयर बनवाते हैं, वो उनके नमूने लाके अपनी फैक्ट्री में वो नमूने बनवा के वो लोग लेते हैं। तो चैलेंजेस तो दोनों में है, लेकिन दोनों ही इजी हैं और अपने अपने जगह पर दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है। मैं अभी आपका राइट अप पढ़ रहा था, आप देश को जोड़ते हैं, अहमदाबाद से उड़ीसा, उड़ीसा से केरला, केरला से तमिलनाडु से हरियाणा। तो इतना बड़ा चेन बनाना, क्योंकि इंडिया में बिजनेस में एक सबसे बड़ा चैलेंज है, खासतौर से टेक्सटाइल में, क्योंकि ये उधार का मार्केट माना जाता है। आप माल भेज दीजिए, बिकेगा तो पैसा आ जाएगा, नहीं बिकेगा तो आपका माल खराब है, ये है वो है। सबसे लंबा उधार यदि किसी इंडस्ट्रीज में है तो टेक्सटाइल में है।
बिल्कुल। और मुझे खुशी है कि मेरा हम लोग जो माल बेचते हैं वो लगभग एक दो स्टेट को छोड़ के पूरे इंडिया में हम लोग डील कर रहे हैं आज की तारीख में। आ, आज किसी भी इंडस्ट्री के पास में, किसी भी इंटरप्रेनर के पास में अगर लॉयल बायर होते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है। हमने जो छोटे छोटे बायर को 30-40 पीस से जहाँ शुरुआत की थी, वो आज की तारीख में हमारे बल्क बायर बन के बैठे हैं। और उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर उनके डिमांड को ध्यान में रखना, मार्केटिंग करना, उनकी सर्विस उनको देना, उनके एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना और एक संबंध बना के उनके साथ में, मतलब संबंध ऐसा कि आप उनको एक पार्टनर के रूप में स्वीकार करते हैं, न कि उनको एक बायर समझ के डील करते हैं। तो उसके हिसाब से एक लंबे समय से जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं उनसे एक संबंध ऐसा बन जाता है कि फिर वो ये चाहते हैं कि ये मेरे घर का फैक्ट्री है, मैं इनसे ही जुड़ा रहूँगा। तो उस स्तर पर आपको आने की ज़रूरत होती है। तो मुझे ये संतोष है कि हम लोग वो मुकाम हासिल कर सके हैं। और आज हमारी बहुत सारी टीमें हैं जो अलग अलग स्टेट में मार्केटिंग करती हैं, वहाँ पर बुकिंग लाती हैं, हम लोग डिस्पैच करते हैं। और जैसे भारत एक वर्सटाइल और एक मल्टीकल्चर्ड कंट्री है, मैं समझता हूँ कि भारत में जो बिज़नेस करता है उसका बिज़नेस कभी ठप या वो बिल्कुल बैठा नहीं रह सकता। क्योंकि आज दिवाली की बुकिंग चल रही है, दिवाली के तुरंत बाद जैसे पोंगल की बुकिंग चल रही है, दिवाली के पहले पूजा की बुकिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई राज्य में किसी त्यौहार को लेकर आप बिज़नेस से जुड़े रहते हैं। और अगर आप इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझते हैं तो इतना पोटेंशियल हिंदुस्तान में जो है वो मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट में भी नहीं है। कोई कंट्री ऐसी नहीं है कि जहाँ पर 12 ही महीने बिजनेस चलता हो। वो अपने सीज़न के अकॉर्डिंग माल मंगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सीज़न, त्यौहार, अलग अलग आपके फंक्शन जो होते हैं, जैसे शादी आ गई, अभी ये हो गया, तो सारी चीज़ें जो है आपको एक व्यापार के लिए बहुत मददगार होती है। हिंदुस्तान में फेस्टिव सीजन मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है। तमाम अलग तरह के फेस्टिवल होते हैं और हमारी जो ज़्यादातर बाइंग कैपेसिटी है वो फेस्टिव डिपेंडेंट है। फेस्टिवल में तो पहनना है, उससे बाजार को कितना बूस्ट मिलता है। बाकायदा जैसे हमारे देश का सबसे लोकप्रिय और जो सभी लोग मनाते हैं दिवाली का त्यौहार, तो वो लगभग हर इंडस्ट्री के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है जितना गारमेंट इंडस्ट्री के लिए है। चाहे वो फर्नीचर मार्केट ले लो या कोई भी ऐसी चीज़ ले लो। दिवाली में किस चीज़ की हम लोग खरीदी नहीं करते, लगभग सभी चीज़ें हम नई नई चाहते हैं और ख़रीदी करते हैं, और सभी बिज़नेस को एक बूस्टअप मिलता है। गारमेंट इंडस्ट्री के लिए दिवाली एक बहुत ही सुनहरा त्यौहार है कि जिसमें महत्तम, आपको मैं बता दूं कि 60-40 का रेशियो हम समझ सकते हैं। 60% काम जो है वो दिवाली के त्यौहार का करते हैं व्यापारी, और 40% रेस्ट ऑफ द दिवाली करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मायने रखती है कि पूरा इंडस्ट्री का एक ग्रोथ इंजन जिसको कहेंगे कि चार्जर जो है वो फेस्टिव सीजन है। उत्तर भारत में, मध्य भारत में दिवाली का ज़्यादा महत्व है। वैसे ही साउथ में जैसे ओणम हो गया केरला, तमिलनाडु, पोंगल हो गया आंध्रा का, दुर्गा पूजा है बंगाल में, छोटी छोटे त्यौहार जैसे नॉर्थ में वैशाखी वगैरह, सारा ये सब त्यौहार है, उत्तरायण, मकर संक्रांति। तो हर एक त्यौहार में लोग चाहते हैं, जैसे आप जानते हैं कि नया कपड़ा पहनना चाहते हैं, और जब खपत बढ़ती है तो वो पूरी बढ़ते बढ़ते मैन्युफैक्चरर तक भी पहुंचती है। तो मैन्युफैक्चरिंग से लगाकर रिटेलर तक फेस्टिव सीजन में पूरी चेन एक्टिव हो जाती है, और उसका उत्साह अलग ही होता है, और उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है ये फेस्टिवल। 139 साल का आपका फैमिली बिजनेस हिस्ट्री है। 139 साल बाजार में टिके रहना, गुडविल बनाना, क्रेडिबिलिटी बनाना, क्योंकि इंडिया में क्रेडिबिलिटी आपके सिविल स्कोर पे नहीं चलती, आपकी मार्केट वैल्यू पे चलती है। ये कितना बड़ा आप इसको प्राउडली देखते हैं, चैलेंज के तौर पे देखते हैं, लेसन के तौर पे देखते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? 139 साल में तो कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं बनाने में।
देखिए, मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ वो एक बिज़नेस कास्ट कम्युनिटी है और उत्तरोत्तर हमारे पुरखों ने व्यापार ही किया है अभी तक। हमारे दादाजी के दादाजी जो कि कपड़ों में एक मज़दूर से लेके एक दुकानदार तक पहुँचे, फिर उसके बाद में हमने कई सारे बिज़नेस किए, होलसेल के किए, सेमी होलसेल्स के किए, इंडस्ट्रियाँ लगाई, हमारे ब्रांड नेम डेवलप किए। तो सबसे बड़ी बात इसमें होती है इथिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जो इथिक्स होते हैं उसको आप लेके चलना रहता है, और वही हमको भी वारसा में मिला है कि हम उस चीज़ को देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमको नफ़ा कितना मिलेगा, हम ये देखते हैं कि हमारे ख़रीदार को संतोष कितना मिलेगा। तो जब आप इस प्रवृत्ति को एक जीवन का अमूल्य आपकी प्रवृत्ति के बारे में के रूप में इसको अख्तियार करके उसको चलते हैं, मतलब ये जीवन की प्रवृत्ति है ऐसा करके अगर चलते हैं, तो बिज़नेस उसका बाई प्रोडक्ट है। आपको बिज़नेस के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं रहती। आपका व्यापार एक धर्म है, उस धर्म को शिद्दत से निभाने की ज़रूरत होती है। तो नफ़ा है वो आपका बाई प्रोडक्ट बन जाता है, मेरा ऐसा मानना है। और वही चीज़ हमारे पूरे बिज़नेस एम्पायर में बरसों से चलती आ रही है। आज भी मैं ये याद करता हूँ कि हमारे पिताजी ने हमको जो प्लेटफॉर्म दिया और जिस स्टेज पर हम हमारे बिज़नेस को ज्वाइन किया था, उसमें हमारी पीढ़ी ने जो कंट्रीब्यूट किया और इस लेवल पर लेके आए, हमको उतनी ही उम्मीद हमारे आने वाली पीढ़ियों से भी है कि हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे भी इस चीज़ को कायम रखेंगे। और वही एक सच्ची तपस्या है। आप कभी फैमिली के साथ फॉरेन गए हो, कोई आदमी मिला हो जो आपका ब्रांड पहना हो, तो वो जो प्राउड फील आता है कि कल ली दुनिया मुट्ठी में, वो वाला मूवमेंट कैसा होता है? कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, इंडिया में भी मैंने देखा और बाहर भी ऐसा हुआ है। मुझे एक किस्सा याद आता है। मेरा ताज होटल मुंबई में एक एग्जीबिशन था, और ताज होटल जो है वो बिल्कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लगकर नियरेस्ट है। तो उस एग्जीबिशन वो चल रहा था, और उसके जो होर्डिंग्स वगैरह थे तो वो नीचे हमने रिसेप्शन एरिया में लॉबी में लगाए हुए थे। तो वहाँ से कुछ फॉरेनर्स जा रहे होंगे, तो उन्होंने मेरी ब्रांड विलियम हैज़लिट का उधर पोस्टर्स और कुछ ऐसा लिटरेचर देखा, और उन्होंने फिर रिसेप्शन पे इंक्वायरी की कि ये कहाँ पर है। तो उन रिसेप्शन वालों ने कहा कि 3rd फ्लोर पे पूरा एग्जीबिशन चल रहा है। तो वो पूरा फॉरेनर्स मेरे इधर आ गए मेरे मुझसे मिलने के लिए, और बाकायदा उन्होंने जो कॉस्ट्यूम पहने हुए थे वो मेरी ब्रांड के ही थे, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम बरसों से ये पहनते हैं। हालांकि उन्होंने दुबई में से वो ख़रीदा था। और वो जो एक लम्हा था मेरे लिए, एक मैं बहुत ही एक्साइटमेंट हुआ। हम सब गले मिले, हम बैठे, एक पार्टी एंजॉय की, और फिर हालांकि एग्जीबिशन में सारे सैंपल थे तो उनकी साइज़ के निकाल के मैंने और सैंपल दिए। तो कस्टमर जब अप्रिशिएट करता है और वो खुद पहनता है, और वो जो पहन रहा है उसका सोर्स क्या है उसको जब ऐसा पता चलता है, तो उसकी जो एक जिज्ञासा होती है, एक वो भी मैंने देखी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और वो लोग बहुत ही अच्छी तारीफ़ कर रहे थे हमारे ब्रांड के बारे में। ब्रिटिशर्स को हम देखते हैं, हमारी जो इंडियन मेंटलिटी है, कोई अंग्रेज दिखे तो हम सिकुड़ के बैठ जाते हैं। जब वो हमें फॉलो करता है, वो हमें बाई करता है, तो एक वो 47 के पहले वाला जो भाव आता है वो आता है। और एक बिजनेसमैन इकोनॉमी को सबसे महत्वपूर्ण योगदान तब देता है जब वो अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, वो बाहर से करेंसी लाके इस देश के कोष में जमा करता है। तो बिजनेसमैन की एक अपनी कहानी होती है। अच्छा प्रकाश भाई, आप कभी विजन क्या है प्रकाश भाई? देखिए, आगे हमारे बहुत सारे एक्सपेंशन भी आ रहे हैं। हम लोग गारमेंट के साथ साथ कुछ दूसरे सेक्टर में भी जाने का सोच रहे हैं। रिसेंटली हमने उसका एक पायलट प्रोग्राम जो है वो किया। हम लोग रिटेल सेक्टर में भी जा रहे हैं। आज हमारा 4000 स्क्वायर फीट का एक रिटेल आउटलेट हमने चालू किया है मोटेरा के अंदर, जिसमें हमारी प्रोडक्ट के साथ साथ और भी कई सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो हम बहुत ही स्टैंडर्ड, मतलब जो प्रोडक्ट है उनका कस्टमर में डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। और आगे आने वाले फ्यूचर में हम लोग ऐसी फ्रेंचाइजियाँ हम देने वाले हैं, और इस चीज़ को
एंड यूजर तक, जैसे अभी हम लोग B2B बिज़नेस कर रहे हैं, तो B2C सेक्टर में जाने वाले कि जहाँ हमारे से डायरेक्ट कस्टमर को खरीद सके, और जो मीडिएटर है, जो एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर का जो मार्जिन है वो सीधा बेनिफिट कस्टमर को हो। तो उस लिहाज से मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेलिंग, ये सारी हमारी आने वाली स्ट्रेटजी में आएगा, जो हम लॉन्च कर रहे हैं, रिटेल सेक्टर में जा रहे हैं। आपने B2B B2C की बात की। B2C के बीच में एक नया खिलाड़ी आया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और पिछले 5-6 साल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बहुत सारी सक्सेस स्टोरियाँ हैं और बहुत सारी अनसक्सेस स्टोरियाँ हैं। डुप्लीकेशन बहुत है, चीट के इशू बहुत है। ये नए खिलाड़ी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऑनलाइन को हम बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो ऑनलाइन जो है वो आने वाला एक भविष्य है। यंगस्टर्स या जो आने वाली पीढ़ी है, वो, मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि हमारी ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग सिस्टम है या जो एक वे ऑफ बिज़नेस है, उसमें बहुत बड़ा सुधार आने वाला है और सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन होने वाली है। ये मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि हम लोग जो, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली वे से हम लोग आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं उस चीज़ का। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन का हम सम्मान भी कर रहे हैं और उसमें हमारा स्थान बनाने का भी हम लोग कर रहे हैं। हमने रिसेंटली में अमेजोन में सारा लिस्टिंग किया है, तो उसके थ्रू हम अमेजोन और जो रिलायंस का एजियो है उसमें भी हम लोग लिस्टेड है। एजियो से हम B2B कर रहे हैं और अमेजोन से B2C कर रहे हैं। तो जहाँ तक आपने कहा कि फ्रॉड और ये चीज़ें, डुप्लीकेशन की बात। हाँ, यस, डुप्लीकेशन में क्या होता है कि जो हाईलाइट ब्रांडें हैं, वो जितनी ऑफलाइन डुप्लीकेशन उसका होता है उतना ऑनलाइन नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन में जो प्लेटफॉर्म है वो बिना ऑथेंटिसिटी के आपके लिस्टिंग नहीं हो पाता है। अगर आप कोई डुप्लीकेट ब्रांड उधर लिस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास उसके रजिस्टर्ड उसकी ऑनरशिप नहीं है तो वो रिजेक्ट कर लेते हैं, तो लिस्टिंग होता ही नहीं है। तो ये गलत फहमियाँ है। हालांकि आपको ये हो सकता है कि डिलीवरी के समय कुछ तकलीफें आई हो, डिलीवरी ऑन द वे किसी ने कुछ, जैसे हम कई सारा देखते हैं जो फूड डिलीवरी के होते हैं, बीच में खोल देते हैं, खा लेते हैं, झूठा कर देते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो कुछ हद तक लोगों ने फील किए, मगर कॉमोडिटी प्रोडक्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने ऑर्डर कुछ किया है और कुछ ऑर्डर दूसरा आ गया। अगर है ऐसा तो भी उसका सुधार आ ही जाएगा, और गारमेंट इंडस्ट्री में ऑनलाइन डुप्लीकेशन का मुझे नहीं लगता कि कोई कर रहा है, और वो पॉसिबल भी नहीं है। आप उम्मीद से हैं, आशावादी हैं। मार्केट के जो फीडबैक है वो अलग अलग तरह के होते हैं। एक अंतिम सवाल, 10 साल के बाद प्रकाशन शाह कहाँ खड़े मिलते हैं? क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी समस्या ये है, खासतौर से आप जैसे लोगों को जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हैं, बिजनेस आवर्स बहुत बड़े हैं, क्वालिटी लाइफ जो होती है वो नहीं होती बिजनेसमैन की। देखिए, आपकी दिनचर्या अगर आप नक्की कर लेते हैं, आपका खान पान आप उसको सुयोजित रूप से अगर करते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, आपके सुबह उठने का समय है, मित्रों से मिलने का समय है, ये सारा अगर एक प्रारूप एक बहुत ही स्केड्यूल वे में अगर आप करते हैं, तो वो, और उसके साथ साथ में बिज़नेस करते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और वो मैनेजमेंट करना ही पड़ता है। उसके बिना न तो आप बिज़नेस कर सकते हैं या न ही कोई किसी चीज़ में ध्यान दे सकते हैं। इसलिए शुरू से मैंने देखा है कि आज जो मैं कर रहा हूँ वो आज से 15 साल पहले भी वही कर रहा था, और मैं समझता हूँ कि मेरी जो लाइफस्टाइल है वो आज से 15 साल बाद में भी यही होगी। हो सकता है कुछ, जैसे मैंने पब्लिक लाइफ ज्वाइन की है, जैसे मैं रोटरी क्लब का अहमदाबाद एयरपोर्ट का प्रेसिडेंट हूँ इस टेन्योर का, तो ऐसे जो चांसेस मुझे मिल रहे हैं, तो हो सकता है मैं उसमें ज़्यादा रुचि दिखा के वो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जितना हमने सोसाइटी से लिया है, एक मुकाम ऐसा आता है कि जब आपकी भावना ऐसी होती है कि आप उस सोसाइटी को किसी न किसी रूप में वापस लौटाए, तो उसमें आप डोनेशन दे सकते हैं, श्रम कर सकते हैं, सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो रोटरी क्लब एक इंटरनेशनल फाउंडेशन है कि जिसमें सर्विस के कई सारे अलग अलग कार्य होते हैं। तो मैं भी पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इस साल प्रेसिडेंट मैं बना हूँ उसका।
तो आगे चल के और भी अच्छी तरीके से मेरी सेवाएं दे सकूं रोटरी के थ्रू और भी दूसरे मीडिया के थ्रू, वो मैं चाहूँगा। क्योंकि बिजनेस और ये प्रवृत्ति तो कभी छूटने वाली नहीं है, लेकिन ये साथ में सेवा के काम भी मैं छोड़ना नहीं चाहता। अंतिम 3 4 5 साल जो थे वो किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए डिफ़िकल्ट थे, खासतौर से टेक्सटाइल के लिए। पहले जीएसटी आया, उसके बाद कोविड आया, जीएसटी के तमाम प्रोटेस्ट हुए। इस दौरान आपकी इंडस्ट्री ने कैसे सफ़र किया? देखिए, हमारी इंडस्ट्री ने जीएसटी का स्वागत किया था, और आज भी मैं देखता हूँ कि जीएसटी से हमको बिजनेस में किसी तरीके का कोई लॉस नहीं हुआ है। हालांकि जो अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था अकाउंटिंग का, या जो एक इनइक्वालिटी थी इंडस्ट्री में, वो धीरे धीरे वो एकदम इक्वल होती जा रही है। तो जीएसटी का जो प्रोटेस्ट था दूसरी इंडस्ट्रियों की तरफ से, या जो भी कहीं भी, वो एक पॉलिटिकल इशू था, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन कोरोना का जो एक महामारी था, उसमें ज़रूर हर एक इंडस्ट्री में इफ़ेक्ट पड़ा है, और वो उतना ही इफ़ेक्ट गारमेंट इंडस्ट्री में भी पड़ा है। गारमेंट इंडस्ट्री इतनी सेंसिटिव है कि कोरोना का तो पड़ता ही है, दूसरी कई चीज़ों का इफ़ेक्ट तुरंत पड़ता है। जैसे मौसम का मार भी लग जाता है, कपास की पैदावार नहीं हुई, रेट बढ़ गए, फेस्टिवल सीजन में कुछ ऐसा हुआ, खरीदियाँ नहीं हुई, कई केमिकल के भाव हाई पे हैं अभी, कोलसा की कहानी अलग है, काला कोयला जुला। तो अलग अलग स्तर पर जो भी उतार चढ़ाव, अप डाउन्स आते हैं, उसका सीधा असर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पड़ता है, वो मैंने महसूस किया है। लेकिन कोरोना का जो इफ़ेक्ट इंडस्ट्री पे पड़ा, वो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है, और मैं समझता हूँ अभी तक लोग उस चीज़ से उभरे नहीं हैं। और जो लोग उभर पाए हैं अपने दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण, या कुछ नया करके, या डाइवर्सिफिकेशन करके, तो वो बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क थी। मैंने भी वो फील किया है, हमारी इंडस्ट्री ने भी कोरोना का इफ़ेक्ट झेला है। लेकिन सबसे अच्छी बात ऐसी मैं ये कहूँगा कि जैसे मोदी जी कहते हैं कि कोई भी आपदा जो है वो एक अवसर लेके आती है, तो वो अवसर मेरी कंपनी को भी मिला, और हमने कोरोना के दरमियान पीपीई किट का बहुत ही बड़ा उत्पादन करके देश में सप्लाई किया था। और अहमदाबाद गुजरात के अंदर सबसे पहले पीपीई की मेरी ही कंपनी ने बनाई थी, और उसके ज़रिए मैंने लगभग 60 से 70 छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को भी वो पूरी उसको एजुकेट करके उनके कारखानों में मैंने उसको बनवाने के लिए प्रोत्साहित किया था। और एक समय तो ऐसा आया कि अहमदाबाद हाईएस्ट पीपीई किट प्रोडक्शन का हब बन गया था। तो वो अवसर कोरोना में आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग जो नहीं कर पाए, वो अच्छा, जिनके रेंटेड जो फैक्ट्रियाँ थी, जिनका काफ़ी कुछ पैसा अटका हुआ है बाज़ार में, वो भी समय से वो पैसा आउटस्टैंडिंग जो होती है वो नहीं वसूल कर पाए, क्योंकि हर चारों तरफ उसी चीज़ का असर था। तो वो असर देखा गया इंडस्ट्री में, और कई लोग आज भी उस चीज़ में फंसे हुए हैं। तो जो कोविड के टाइम आप पीपीई किट पहन के डॉक्टर को देखते थे, लोगों को देखते थे, वो प्रकाश भाई बनाते थे। अंतिम सवाल, प्रकाश भाई, ये प्रकाश सिंह पुरोहित की कहानी क्या है? क्योंकि सिंह, पुरोहित, व्यापार, ये सब मिलता नहीं है। देखिए, हमारे पूर्वज राजपूत थे, और पूर्वजों ने ब्राह्मणों से विवाह किया, तो हम लोग क्षत्रिय ब्राह्मण हुए। तो क्षत्रियों में सिंह लगता है, तो आज हमारे सिंह लग रहा है, और ब्राह्मणों में पुरोहित लगता है। हालांकि पुरोहित और राजपुरोहित, जो जैसे राजपुरोहित जो होते हैं वो प्रशासनिक कार्यों में लिप्त होते हैं, पूजा कांड के लिए ब्राह्मणों का पूरा अलग कुल होता है। तो हम लोग क्षत्रिय ब्राह्मण में हैं, और मैं जैन धर्म से बहुत प्रभावित हूँ। हमारे मम्मी जी पूरा जैन धर्म ही पालन करती थी। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि धर्म कोई भी है या कुल कोई भी है, आपका कुल वही है जो आप सोचते हैं, आप जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा बनते हैं, वही आपका धर्म है। आपका नेटिव यूपी, यूपी से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, ये कहानी कैसे हुई? देखिए, हमारे पूर्वज जो थे वो क्षत्रिय थे, और वहाँ पर राजा थे। तो वो राजा
कन्नौज से द्वारका के लिए दर्शन कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज कानपुर के पास उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज का इत्र बड़ा प्रसिद्ध है, वो महक प्रकाश भाई से अभी निकल रही है। बिल्कुल। तो वहाँ से मैंने ऐसा सुना है हमारे बुजुर्गों से कि एक काफिला द्वारका दर्शन के लिए जा रहे थे वो, तो उनके साथ में एक छोटी अर्ध सैनिक मतलब सेना जब पुराने टुकड़ी, हाँ पुराने ज़माने में ट्रेनें बसें तो थी नहीं, तो घोड़े गाड़ी, उनके साथ में उनके खाने पीने का सामान, उनकी रक्षा के लिए संतरी मंत्री और सेना होती थी। तो वो जाते जाते उन्होंने एक पड़ाव राजस्थान में पाली में किया, और पाली में उस समय पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, और एक वहाँ पर आज भी वो मैं देखता हूँ एक जलाशय है, तालाब है। तो वो तालाब में वो ब्राह्मण सब अपनी जनेऊ को धोना और पूजा पाठ और ये सारा करते थे। तो हमारे पूर्वज राजाओं ने वहीं पर एक वो जब द्वारका जा रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर आश्रय 2-3 दिन का रखा और टेंट वेंट लगा के वहाँ पर रहने लगे। तो उनके साथ में सैनिकों को देख के कुछ पुरोहित वहाँ आए और वो कहने लगे कि हमारे यहाँ आसपास कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो हमारे धर्म में बाधा डालते हैं, तो आप उनसे हमको मुक्त कराइए। तो वहाँ पे एक छोटा युद्ध हुआ और जो असामाजिक तत्व थे उनको मारा गया या उनको वहाँ से निकाल दिया गया और वहाँ पर शांति स्थापित हुई। फिर काफिला द्वारका जाने के लिए रवाना हुआ, तब वो वापस ब्राह्मण आए और उन्होंने दरख्वास्त की कि आप चले जाएंगे तो हो सकता है वापस हमको इन लोगों का त्रास झेलना पड़े। तो पूर्वजों ने बड़ा मन रख के कुछ लोगों को, कुछ सैनिकों को वहाँ पर तैनात कर दिया ताकि उनकी रक्षा हो सके। 2-3 महीनों के बाद में जब आए और उनको दर्शन करके जब राजा वापस आए, तब उनको कहा गया कि चलो अभी हम चलते। तब दोबारा वही बात की गई कि आप इनको मत ले जाइए, इनको हमारी रक्षा के लिए यहाँ छोड़ दीजिए। तो जो छूटे हुए जो सेनापति और जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे वो हमारे पूर्वज थे, और उनको ब्राह्मणों ने कन्या दी और उनका विवाह ब्राह्मणों के साथ हुआ। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण का ये समन्वय जो है वो राजपुरोहित जैसे कहते हैं। और बहुत ही, जैसे आपने बताया कि प्रशासनिक जो सेवाएं होती थी पुराने ज़माने से लगाकर अभी भी, और इन चीज़ों में हमारा समाज बहुत ही अग्रसर है, मुझे उस चीज़ का गर्व है। तो वहीं से ये शुरुआत होती है। और जैसे मैंने कहा कि जैन धर्म एक धर्म नहीं, एक जीवन है, एक लाइफस्टाइल है, और उसको अनुसरण करने, उसका अनुयायी बनने से आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ों का एक चमत्कार के रूप में आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। मुझे भी वही हो रहा है। तो ये सारा चीज़ें हैं। तो आपने देखा, ये प्रकाश भाई थे, इनमें डाइवर्सिटी है, इनमें विविधता है, इनके निजी जीवन में भी और व्यापारिक जीवन में भी। ये खुले मन से उसको स्वीकार करते हैं और एक सफल व्यापारी अगले 10 साल में समाज सेवी के तौर पे सामने होगा, ये इनका विजन है। ये एक ब्रांड कैसे बना, ये कहानी आपने देखी। चैलेंजेस क्या है, ये कहानी आपने देखी। और ब्रिटिशर्स इनका ब्रांड पहन के खुश कैसे फील करते हैं वो भी आपने देखा। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत से, किसी नई जगह, किसी नई कहानी के साथ। आपने एनजीएन न्यूज़ से बात की, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।